हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक प्रश्न उठता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में क्यों होता है, लिक्विड में क्यों होता है, गैस में क्यों होता है। इसके 2 अपोजिंग फैक्टर्स है। फर्स्ट है, क्या है फैक्टर्स? नंबर 1 इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सब्सटेंस जो जिस कंस्टिट्यूएंट के बने हुए हैं, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इन्हीं अवयवी कणों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कोई भी सब्सटेंस बने होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंड है थर्मल एनर्जी। तो जिन सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, उतना ज्यादा वो उसमें स्ट्रेंथ होगा, मतलब वो सॉलिड होगा। उससे कमजोर फोर्स जो होगा वो लिक्विड में होगा, और सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा गैस में। थर्मल एनर्जी क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थर्मल एनर्जी बढ़ता जाएगा। सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड गैस में बदलेगा। सो एट लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी कम हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चूंकि मजबूत होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है सॉलिड में, सो सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर वी डील जनरली। सो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट है सॉलिड्स के डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड सब्सटेंस को आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, किसी भी वॉल्यूम का कंटेनर है, उसमें अगर सॉलिड को रखेंगे तो जितना उनका वॉल्यूम है उतना ही कवर करेगा। जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा। नेक्स्ट है ए इनकॉम्प्रेसिबल होता है, इन्हें दबाने से नहीं दबता है। गैस के कॉम्प्रेसिबिलिटी से 10 to the power 6 टाइम्स हायर होता है जनरली, 10 to the power 6 टाइम्स हायर compressibility than gas। तो इस तरह से इनको दबाना मुश्किल है ना। ये हार्ड होते हैं, हार्डनेस होते हैं, इनका डेंसिटी हाई होता है, और इन्हें गर्म करने पर ये मेल्ट कर जाते हैं या सबलाइन हो जाते हैं। मेल्ट्स और सबलाइन्स का मतलब होता है बिना लिक्विड में गए हुए सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सबलाइन्स ऑन हीटिंग। These are the characteristics of solids. Now
वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड वन इज एमोर्फस सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जिस पार्टिकल से वो बना हुआ है उनका डिफरेंट अरेंजमेंट के आधार पे सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ arrangements of their constituent, मतलब जिससे वो बना हुआ है, जिस पार्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है या आयंस, कुछ भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो चलिए सॉलिड्स को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नेक्स्ट है एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन solids and number 2 is amorphous solids। amorphous solids। तो देखिए क्रिस्टलाइन तो हम लोग जानते हैं, क्रिस्टल जो दिखता है क्रिस्टल का, जैसे मोती होता है, माला होता है, वो उसमें चमक होता है, हार्डनेस होता है। एमोर्फस क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड है एक्चुअली। ए का मतलब होता है नॉट, नहीं, और मार्फ का मतलब होता है फॉर्म या शेप, शेप या फॉर्म। मतलब कि इनका शेप निश्चित नहीं होता है, इनका शेप निश्चित होता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण है, वन बाय वन इसको हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिजिकल स्टेट जैसा हम लोग जानते हैं वो हार्ड होता है, हार्ड एंड रिजिड होता है। अब हार्ड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब क्या है? हार्ड का मतलब होता है जो प्रेशर को सह सके, मैकेनिकल प्रेशर को टॉलरेट कर सके, उसे हार्ड कहते हैं। और रिजिड का मतलब होता है स्टीफनेस, मतलब सख्त होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मुड़ नहीं सकता है, नॉट फ्लेक्सिबल। और एमोर्फस में ये सॉफ्ट होता है और नॉट रिजिड, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, या बोलेंगे नॉट रिजिड। तो ऐसा क्यों होता है? चूंकि हम लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण ये हार्ड और रिजिड होता है। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी अपेक्षा थोड़ा कमजोर होता है। सेकेंड पॉइंट है ज्योमेट्री। इनका ज्योमेट्री क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। डिफिनिट
and regular geometrical pattern of their constituent particles चाहे वो एटम है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है। तो डिफिनिट है और रेगुलर है, और ये जो रेगुलरिटी जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होता है वो काफी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, मतलब काफी लंबी दूरी तक इनका एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे एक और लिख देंगे पॉइंट में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वो देखिए यहाँ पिक्चर से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम बनाते हैं, कोई सॉलिड सबस्टांस है, इनके एटम जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो एक ऑर्डर में इनका पार्टिकल अरेंज होता है और ये काफी लंबे दूरी तक एक डिफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। वहीं एमोर्फस सॉलिड में कोई पैटर्न नहीं होता है, कहीं से कहीं इसको रख दीजिए, किसी तरह का ऑर्डर इसमें नहीं होता है। सो नॉट डिफिनिट एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न यहां लिख देंगे, नॉट डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न of their constituent particles. Now the next point is the melting point. क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प का मतलब होता है तीक्ष्ण। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड 100.5 डिग्री पे मेल्ट करेगा तो 100.5 पे ही मेल्ट करेगा, न कि 100.6 पर या 100.4 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। तो नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, फिक्स होता है, और एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब है कि अगर एमोर्फस सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले वो सॉलिड धीरे धीरे सॉफ्ट होता है, देन आफ्टर वो लिक्विफिकेशन शुरू होता है, वो पता भी नहीं चलता है। सर्टेन टेम्परेचर पे वो लिक्विफिकेशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग एक रेंज ऑफ टेम्परेचर मान लेते हैं। इसीलिए एमोर्फस सॉलिड को बोला जाता है दे आर लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। आप लिख सकते हैं लिक्विड, दे आर लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे ये लिक्विड के रूप में ही ये रहता है। और ऐसे भी एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, क्योंकि जैसे जब ये सॉलिड हम लोग बनाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो सब्सटेंस को धीरे धीरे बॉयल करके और तब धीरे धीरे इसे ठंडा करने के लिए नॉर्मली छोड़ देते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। लेकिन वहीं पे जब किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उन्हें अचानक किसी, अगर हम फ्रीज में डाल देते हैं
अचानक से ठंडा कर देते हैं तो वही सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड के रूप में हो जाता है, उसमें कोई डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं हो पाता है, और इसीलिए इस कारण से उन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। इनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वही एमॉर्फस सॉलिड में प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबर, सेल्यूलोज, स्टार्च, वुड, लकड़ी, etc. They are amorphous solids. Now the next point, cleavage property. Cleavage property क्या होता है? क्लीवेज प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है रेगुलर कट। इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, यस, और इसमें नहीं होता है। इसमें क्लीवेज प्लेन होता है, समझेंगे क्या होता है उससे फिगर के द्वारा, और इसमें क्लीवेज प्लेन नहीं होता है। तो क्लीवेज का मतलब है कटिंग, और वो कटिंग इसमें जो होता है वो रेगुलर कट होता है। रेगुलर कट का मतलब होता है एक पैटर्न में एक स्मूथनेस होता है उसमें कटिंग में, और इसमें इरेगुलर कट होता है। मतलब है कि इनका कटिंग थोड़ा रफली होता है, इनका कटिंग स्मूथ होता है, इनका कटिंग रफ होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्मूथ कट, और ये हो गया रफ, रफली कटिंग। तो कैसे होता है उसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आलू लेते हैं कच्चा, रॉ पोटैटो, उसे आपके घर में जो किचन में जिससे आप स्लाइस करते हैं, कद्दूकस बोलते हैं, उससे जो है आप रॉ पोटैटो को पतले पतले स्लाइस बना करके चिप्स बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए रॉ पोटैटो लेते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ पोटैटो, और इसे स्लाइसर में डालते हैं। तो डालने के बाद क्या होता है, थिन स्लाइस आलू का कट करके निकलता है, और वो एकदम काफी डिफिनिट शेप में होता है और स्मूथ होता है कटिंग। लेकिन अगर वही बॉइल्ड पोटैटो रहे, उबला हुआ रहे, और उसको अगर हम स्लाइसर में डालते हैं तो क्या स्मूथ कटिंग होगा, थिन स्लाइस आएगा? नहीं, वो थोड़ा सा चूर चूर हो जाता है, क्रम्बल्ड हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो बॉइल्ड पोटैटो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, और रॉ पोटैटो जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसे एक फिगर के द्वारा देखिए। मान लीजिए ये जो है एक सब्सटेंस है, और इसे हम कट कर रहे हैं। कट करने के बाद ये जो है इस तरह हमने इसे कट किया, तो इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। एक कट करने के बाद इस तरह का फिगर हुआ, ये स्मूथ इसका सरफेस है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में
इसी फिगर को अगर हम बनाते हैं, सब्सटेंस को लेते हैं और अगर यहाँ पर अगर हम कट करते हैं तो कैसा फिगर बनता है, और देखिए इस तरह इनका कटिंग होता है। एमॉर्फस सॉलिड में इस तरह रफ सरफेस डेवलप हो जाता है। ये इनका पहचान है, रफ सरफेस डेवलप होता है एमॉर्फस सॉलिड में। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है? क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन एक्चुअली वीक पार्ट है क्रिस्टल का। वो वीक पार्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम क्रिस्टल बनाते हैं, ये मान लीजिए इनका पार्टिकल है क्रिस्टल का, और इनमें क्लीवेज प्लेन दिखाएंगे। कैसा होता है क्लीवेज प्लेन? ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ज्वाइंटेड है, दिस वन, दिस इज द क्लीवेज प्लेन। इसको कहते हैं क्लीवेज प्लेन। अगर इसके अलोंग कटिंग होता है तो क्रिस्टल का रेगुलर कटिंग होगा, लेकिन यही क्रिस्टल का अगर हम इस डायरेक्शन में अगर कटिंग करते हैं तो क्रिस्टल टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाएगा, सैटर्ड हो जाएगा। तो ये नॉट अलाउड है, इधर से कटिंग नहीं करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट अलाउड। नॉट अलाउड क्यों? क्योंकि क्रिस्टल जो है क्या हो जाएगा, रेगुलर कट नहीं होगा, ये सैटर्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो क्लीवेज प्लेन के लॉन्ग कटिंग करने पे इनका रेगुलर कट होता है, और इसमें चूंकि क्लीवेज प्लेन नहीं होता है तो इनका रेगुलर कट नहीं होगा, इनका रफ सरफेस ही डेवलप होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर। नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एनाइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि एंड का मतलब नहीं, और आइसोट्रॉपिक का मतलब सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रॉपर्टी रहना। इसमें एक्चुअली क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, etc. So physical properties Ri, electrical conductivity, thermal expansion, etc. different in different directions in the same crystal। मतलब कि एक ही क्रिस्टल में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टल का डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी हमने देखा था क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से पैक था उनका पार्टिकल, और चूंकि इसमें एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, तो मान लीजिए कि अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं
तो इनका एक प्रॉपर्टी हुआ। अगर फिर हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं मान लीजिए, तो इनका प्रॉपर्टी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर लाइट इसमें से पास कराया जाए तो उनका वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफर हो जाता है, वो लाइट दो डायरेक्शन में बढ़ जाता है। मतलब कि जैसे व्हेन a ray of light passes through crystalline solid, यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि क्यूबिक सिस्टम को छोड़ करके, चूंकि सॉलिड सिस्टम 7 टाइप्स के होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एक्सेप्ट क्यूबिक सिस्टम को छोड़कर जब लाइट को पास कराते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड से, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्सेप्ट क्यूबिक सिस्टम को छोड़कर, देन इट डिवाइडेड इनटू two rays of different velocity in different direction। मतलब कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड से रे ऑफ लाइट, एक सिंगल रे ऑफ लाइट पास कराया जाता है, तो वो एक रे दो रे में रिजॉल्व हो जाता है, बढ़ जाता है, और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग और वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग हो जाता है, जिस कारण से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो जाता है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by velocity of light in a medium। तो मान लीजिए मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर डिफर कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफर हो जाएगा। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है shows physical properties same in different direction in the same crystal। उसी को हम लोग लिख देंगे आइसोट्रॉपिक में। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसमें सेम हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में, shows same physical properties in different directions in a crystal। किसी भी क्रिस्टल में, एमॉर्फस सॉलिड्स में, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप ले लीजिए, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। कारण क्या है, इनका अरेंजमेंट डिसअरेंज्ड है, इरेगुलर है। मतलब जैसे मान के चलिए खिचड़ी है, उसमें दाल भात सारा सब्जी एक जगह मिला दीजिए, तो मिला करके क्या हो गया, सब यूनिफॉर्म हो गया। मतलब कि उनका जो डिसअरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं काउच यूनिफॉर्म डिसअरेंजमेंट of their constituent particles
उनके जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो क्या हो गए, यूनिफॉर्म हो गए, हर एक जगह डिसअरेंज है। तो इस कारण से क्या हो गया, कहीं भी आप उसमें लाइट देंगे तो सब जगह वो बराबर ही रहेगा, उनका प्रॉपर्टीज बराबर होगा, वेलोसिटी सेम होगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। तो इस तरह से ये दोनों का नेचर डिफर हो जाता है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। और यहाँ पे एक बात और है, ये जो आप यहाँ पे लाइट जैसे पास कराए तो दो भाग में जो रिजॉल्व हो जाता है, इस फेनोमेना को लिख सकते हैं डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन एक घटना होती है केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और वो क्यूबिक सिस्टम को छोड़ करके। डबल रिफ्रैक्शन हैपेंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय।